हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड नमस्ते। हमने लास्ट क्लास में मेल हॉर्मोन्स यानी जितने भी रिप्रोडक्शन में हॉर्मोन्स काम आ रहे थे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ स्पर्मेटोजोन हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। यानी आपको तीन पार्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ऊपर अपर मोस्ट पार्ट आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो उसका ये पूरा जो पार्ट है ये हेड पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं मिडिल पीस। और सबसे लास्ट पार्ट क्या आता है, ये दैट इज टेल। इसके बीच में इसको हम कभी कभार इस हिस्से को, ठीक है, कॉलर पार्ट भी बोल देते हैं। कुछ कुछ बुक में इसका रेफरेंस मिल जाता है, लेकिन अदरवाइज हम तीन पार्ट्स इन टोटल बोलते हैं, दैट इज हेड, मिडिल पीस एंड द टेल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन तीनों में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो अ हेड कंटेन्स एंटीरियर स्मॉल एक्रोसोम एंड पोस्टीरियर लार्ज न्यूक्लियस। यानी अगर आप ये फर्स्ट पार्ट देखें, ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्रोसोम प्रेजेंट है। ये एक्रोसोम क्या होता है बेसिकली, इसमें ना बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स क्या होंगे, जब भी ये जो स्पर्म है ओवम के पास रीच करेगा, तो क्योंकि ओवम के आसपास बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती हैं, तो उन मेम्ब्रेन्स का प्रोटेक्शन हटाना पड़ेगा ओवम तक रीच करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये एक्रोसोम वो अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा जैसे स्पर्म वहाँ तक पहुँचेगा, और एंजाइम्स रिलीज होते ही मेम्ब्रेन्स को कट ऑफ कर देंगे, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि स्पर्म जो है इजीली फ्यूज हो सके किसके साथ, ओवम के साथ, ठीक है। तो ये क्या किसका पार्ट है, एक्रोसोम का। फिर उसने कहा कि हेड में एक और चीज प्रेजेंट है, एक तरीके का न्यूक्लियस। ये जो आप ये देख रहे हैं दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ऑफकोर्स मेन काम क्या होता है, डीएनए कंटेंट को आगे ले जाना, यानी जो फ्यूचर प्रोजेनी है बेसिकली, ठीक है, उस उसका फॉर्मेशन करवाना, या उसका जो डीएनए इम्प्रिंट है उसको डेवलप कराना, ये सब काम किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस का। प्रेजेंट कहाँ पे, ये हेड पार्ट में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। एक्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड एंड कंटेन्स हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है। अब नाम दे दिया गया उस एंजाइम का, क्या, हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलिटिक। हाइलुरोनिडेज क्या होता है, हाइलुरोनिडिक एक एसिड होता है, ठीक है। ये जो एसिड है ये किसमें प्रेजेंट रहता है, ओवम के बाहर जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है। इसका काम रहता है हाइलुरोनिक एसिड का सीमेंटिंग मटेरियल के जैसा, यानी जितनी मेम्ब्रेन्स बन रही है उनके जो जो भी पार्ट्स हैं वो आपस में एक तरीके से सीमेंटेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए वैसा ही एंजाइम आएगा, हमें पता है पीछे एस लग जाता है, तो नाम क्या पड़ गया, हाइलुरोनिडेज। और प्रोटियोलिटिक सिंपल सा बोल रहा है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने वाला, यानी एक तो उसने क्या तोड़ा, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ा, और दूसरा पार्ट जो है प्रोटियोलिटिक उसने क्या तोड़ा, प्रोटीन पार्ट्स को तोड़ा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। तो ये पार्ट किसका हो गया, हेड का। उसमें क्या था, एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करें तो दैट इज नेक, जिसको मैंने बोला कॉलर भी बोल देते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल एंड प्लेज अ रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। यानी अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं बिल्कुल ये, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये पार्ट में दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल वन। प्रॉक्सिमल जैसा कि नाम कह रहा है शुरुआत में प्रेजेंट है, जैसे ही न्यूक्लियस खत्म हो रहा है वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। और डिस्टल का मतलब नीचे, यानी किसी के बाद में प्रेजेंट होना। तो डिस्टल बिल्कुल मिडिल पीस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम क्या रहता है, डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड कर रहा हो या जब जाइगोट में क्लीवेज आएगी, ब्रेक डाउन करवाना रहेगा, तो ये सेंट्रियोल्स उसमें हेल्प करेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट है, नेक या फिर कॉलर वाले रीजन में। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, मिडिल पीस। तो मिडिल पीस इट कंसिस्ट ऑफ अ शीथ स्पाइरल मेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम निम्बांकन शीथ भी बोलेंगे, ठीक है। तो इस आप क्या देख पा रहे हैं, शीथ प्रेजेंट है बाहर की तरफ। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट दिख रहा है दिस इज क्या, बेसिकली निम्बांकन शीथ। और इसके अंदर आप देख रहे हैं तो मेन शीथ भी प्रेजेंट है, एक एक्सियल फिलामेंट भी चल रहा है। एक्सियल फिलामेंट बिल्कुल क्या है, मिडिल पीस से लेके टेल तक चल रहा है। एक्सियल फिलामेंट बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड रहता है एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है मिडिल पीस से लेके टेल वाले पार्ट तक,
ठीक है। और शीट का नाम क्या पड़ गया, निम्बांकन शीट, जिसने उसको फाइंड आउट किया उनके बेसिस पे। An axial filament starts behind the distal centriole, passes through the middle piece and extends into the tail। ये चीज़ मैंने आपको बोल दी। क्या हो रहा है, मिडिल पीस से लेके टेल तक जो फिलामेंट प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं एक्सियल फिलामेंट। एट द एंड ऑफ मिडिल पीस देयर इज अ रिंग सेंट्रियोल एन्युलस, ठीक है, विद अननोन फंक्शन, यानी अभी तक हमें पता नहीं है उसका फंक्शन क्या है, बट देयर इज अ सेंट्रियोल, कहाँ पे, मिडिल पीस के बिल्कुल एंड की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है रिंग सेंट्रियोल, बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसका फंक्शन अननोन है, बट क्योंकि सेंट्रियोल है तो शायद कहीं ना कहीं रोल इसका डिवीजन या क्लीवेज वाले पार्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। वी आर नॉट सो श्योर। अब आगे बात करें, मिडिल पीस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी चैम्बर। अब एनर्जी चैम्बर क्यों बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जो मिडिल पीस है इसकी खासियत है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। आप ये जो स्पाइरल्स देख पा रहे हैं ना अंदर जिगजैग ये वाला जो पैटर्न है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी देती है, ठीक है, क्योंकि वो एटीपी बनाती है। तो एटीपी हमारी क्या है, एनर्जी करेंसी। इसके पास पूरा स्पाइरल प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये माइटोकॉन्ड्रिया का करेगा क्या, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो एटीपी खर्च होगा जब स्पर्म को मूवमेंट करनी होगी, मोटिलिटी करनी होगी, ठीक है। तो इसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचने के लिए भी, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की भी, ठीक है। तो पूरी एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराएगा, इसलिए इसके अंदर एक स्पाइरल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। The posterior half of the nucleus, neck and the middle piece of the sperm are covered by a sheath called as Menschei। यानी ये जो पूरा बीच वाला पार्ट है, मिडिल पीस जो आउट, ये आपको कवरिंग दिख रही है निम्बांकन शीट के बाद, उसको हम बोलते हैं क्या, मेन शीट बोलते हैं हम उसको, दिस वन, ठीक है। ये जितना भी बाहर की कवरिंग प्रेजेंट है उस पूरे को हमने बोल दिया मेन शीट। अब बचा क्या, टेल पार्ट। टेल पार्ट ऑफ कोर्स सी बात है नीचे वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब इसका काम सिंपल सा है, दैट इज मूवमेंट, यानी जितनी भी मोटिलिटी करने वाला है स्पर्म, जब तक वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचेगा वो सब कुछ इस टेल की वजह से कर पाएगा। उसके बाद वो इस टेल को लूज कर देता है, जैसे ही वो ओवम तक पहुंच जाता है उसके बाद वो ये टेल पूरी तरीके से लूज कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं oogenesis की तरफ। तो अब oogenesis का सिंपल सा मीनिंग है गैमीट का फॉर्मेशन। कौन सा गैमीट, ओवम। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफाइन किया था, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वैसे ही बिल्कुल oogenesis को डिस्क्राइब करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होते हैं, वो जो आउटर मोस्ट लेयरिंग है, कवरिंग है, ठीक है। जैसे ओवरी है तो यहाँ पे ओवरी की जो कवरिंग है इनर मोस्ट वाली, उसमें क्या रहता है, प्राइमरी जर्म सेल्स रहते हैं। प्राइमरी जर्म सेल्स मतलब जो मदर सेल्स हैं, जो सबसे पहली बार oogonia डेवलप करेंगी जिससे बाद में ओवम बनने वाला है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को जब तक वो ओवम बनता है, फ्यूजन करवाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं oogenesis। और oogenesis फेजेस तो बिल्कुल सेम है, जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, सिमिलरली इसमें भी oogenesis में भी आपको तीनों फेज देखने मिलते हैं, बट दे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या रहता है, जो स्पर्म्स हैं वो पूरी लाइफ टाइम तक प्रोड्यूस कर सकता है एक मेल, एडल्ट मेल, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। जो एक तरीके से फीटस वाली स्टेज आती है, ठीक है, उसमें ही एक तरीके से डिसाइड हो जाता है कि कितने oogonia बनने वाले हैं जो फ्यूचर में ओवम में कन्वर्ट होते रहेंगे। वो oogonia जो है, जो एक बार बन चुके हैं, ठीक है, उसके बाद वो वापस नहीं डेवलप होते, यानी वो फीटल स्टेज में कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि एडल्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इनको स्टडी कर लेते हैं एक बार हम। oogenesis, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, बहुत इजी सी बात है ये तो। इट अकर्स इन द ओवरीज, कहाँ पे हो रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस, oogenesis का ओवरी के अंदर हो रहा है। लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा,
The primordial germ cells will repeatedly divide by mitosis to form large number of diploid oogonia, यानी एम्ब्रियो स्टेज तक बहुत सारे डिप्लॉइड oogonia बना दिए जाएंगे, किससे? प्राइमोडियल जर्म सेल से। उसी को हम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस का सिंपल सा मतलब ही होता है क्या? मल्टीप्लाई, डिवाइड करवाना, ठीक है, विदाउट डिवाइडिंग। डिवाइडिंग एज इन 2n से n नहीं कर रहे, n से n कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मियोसिस नहीं कर रहे, नो रिडक्शन। अब बात करते हैं ग्रोथ फेज की। बहुत सारे ऊगोनिया बन गए एम्ब्रियो स्टेज तक, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा? वो जो ऊगोनिया बन चुके हैं उनका एक एक का डेवलपमेंट कराया जाएगा, ग्रोथ करवाई जाएगी, साइज बढ़वाई जाएगी, ठीक है। तो लेट अस स्टडी दिस। द oogonia grows in size and forms the primary oocyte, यानी अब oogonia जो है साइज में बढ़ चुके हैं और अब उनको क्या बोलने वाले हैं? प्राइमरी oocyte। तो ये लार्जेस्ट फेज रहती है कुछ मैमल्स में, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो लॉन्गेस्ट फेज है दैट इज मैच्योरेशन फेज। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सी है? मैच्योरेशन फेज है। फिर मैच्योरेशन फेज पे आते हैं। All the oogonias that will ever be produced are formed by mitosis till the fetus is 25 weeks old, यानी जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है उसके जब 25 वीक्स ओल्ड हो जाएंगे फीमेल के, ठीक है, यानी अभी वोम में ही है, तब तक जितने भी oogonia बन गए, प्राइमरी oocyte बन गए, उसके बाद कोई डेवलपमेंट, कोई उनका एक तरीके से माइटोसिस नहीं होने वाला और फर्दर डिवीजन नहीं होने वाला, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ दीज डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte। अब ये सब किस में कन्वर्ट हो गए? प्राइमरी oocyte में हो गए थे। दे स्टार्ट देयर फर्स्ट meiotic डिवीजन, प्रोड्यूस अप टू डिप्लोटीन एंड स्टॉप फर्दर डेवलपमेंट, यानी जितने भी प्राइमरी oocyte बन गए, अभी किसमें एक तरीके से इनमें क्या देखने को मिलेगा? आपको फर्स्ट meiotic डिवीजन देखने मिलेगा, वो भी डिप्लोटीन स्टेज तक। मियोसिस में आपको पता होगा जो प्रोफेज 1 होता है उसमें एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोटीन स्टेज, वहां तक ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा जब तक कोई फर्दर चेंजेस नहीं आते, जैसे कि द कंप्लीट मियोसिस 1 फॉर्मिंग अ लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड अ स्मॉल पोलर बॉडी। जैसे ही थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है, तो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा जो प्राइमरी oocyte बना था, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया था, तो ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। और इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये पोलर बॉडी बनाई क्यों गई? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई बनना तो सिर्फ सेकेंडरी oocyte चाहिए था, ये वापस एक पोलर बॉडी साथ में एक और चीज़ क्यों बनाई जा रही है? तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मियोटिक डिवीजन कर रहे हैं। मियोटिक मतलब रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है? हमें सेट ऑफ क्रोमोसोम कम करवाना है, 2n से n करवाना है, तो वो n करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मियोसिस, सिंपल एज दैट। तो अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte के पास जा रहा है तो दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ जाएगा? तो दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी हमने क्या किया? हमने सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों में बांट दिया। साइटोप्लाज्म फर्स्ट पोलर बॉडी के पास बिल्कुल कम सा जाएगा, ना के बराबर, लेकिन मेन काम क्या था? वो सेट ऑफ क्रोमोसोम एक रिड्यूस कर देना, वो कर दिया गया, ठीक है। देन द सेकेंडरी oocyte undergoes meiosis second as far as मेटाफेज। अभी जो डेवलपमेंट हुआ थोड़ा बहुत भी सेकेंडरी oocyte में, तो कहाँ तक हुआ? मेटाफेज स्टेज पे आके रुक गया, ठीक है। अब इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है, यानी जो मेन एग या जो डेवलप जाइगोट बनाना है, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कोई स्पर्म आके रीच नहीं करता। यानी बेसिकली सेकेंडरी oocyte तक सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टॉप कर दी जाएगी oogenesis की, जब तक फीमेल की बॉडी में एक स्पर्म एंटर नहीं करता और उसको फ्यूज नहीं करता, ठीक है। और नहीं करेगा, कोई स्पर्म नहीं आएगा, तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज मंथली साइकिल, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, जो सेकेंडरी oocyte बना है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड फर्दर मोर थिंग्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। और आ गया तो वो जाइगोट में या जो बेसिकली वेल डेवलप्ड एग या ओवम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री ऑफ द स्पर्म कंप्लीट्स मियोसिस सेकेंड,
यानी जैसे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी, सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग या जाइगोट में विद सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इस पूरे का। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 44 प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स बिकॉज इट इज अ फीमेल, और 44 क्या है यहाँ पे, ऑटोजोम्स है, एक्स और एक्स क्या है, सेक्स क्रोमोजोम्स है। तो इन टोटल क्या होगा 44 प्लस एक्स। ये किस में देखने मिल रही है आपको कंडीशन, ऊगोनिया में। और ये कब तक है, एम्ब्रियो स्टेज यानी 25 वीक्स और इंट्रा यूट्राइन लाइफ है बेसिकली। इसके बाद क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन फेज हो गया, तो बन गए बहुत सारे प्राइमरी oocyte और ग्रोथ देखने मिल गई। कब तक, बर्थ। और ये सब कब रुक गया, प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट कब तक रुक गया, आफ्टर प्यूबर्टी। मेटाफेज एक तरीके से जो सॉरी प्रोफेज स्टेज आ रही है वहां पे जाके रुक जाएगा, डिप्लोटीन स्टेज में। उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, यानी मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो गई और वो दो में डिवाइड हो गया, दैट इज सेकेंडरी oocyte। तो क्या हुआ यहाँ पे 22 प्लस एक्स, यानी एक के पास 22 प्लस एक्स, इसी तरीके से दूसरे के पास भी 22 प्लस एक्स हो गया, आधा आधा बांट दिया गया। इसलिए हमने कहा कि एक पोलर बॉडी बन रही है ताकि सेट ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कर दिया जाए। उसके बाद क्या हो रहा है, जब तक एक स्पर्म की एंट्री नहीं होती यानी फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं देखने मिलता, तब तक ये स्टेज रुकी रहेगी मेटाफेज पे। लेकिन अगर स्पर्म एंटर कर गया तो क्या बन जाएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, यानी एक वेल डेवलप्ड एग या जाइगोट बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, oogenesis का। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड oogenesis समझ आया होगा। इफ एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक। थैंक यू।